ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। आतंक का आका का हो स्थायी उपचार। आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे देश का जो पहलगांव है, जम्मू कश्मीर में पहलगांव देखते हैं ना, यहां आतंकी अटैक हुआ था जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था। उसी की बात हो रही है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और जो बांग्लादेश आज देखते हैं ना, ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ये। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे, बांग्लादेश से भी लगती है। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और हमारे देश का बड़ा योगदान है बांग्लादेश की आजादी में। पहलगांव में आतंकी हमले को एक पखवाड़े से अधिक हो गया है। तब से पूरा देश उचित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में है। समूचा राष्ट्र इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है। हमें पूरी क्षमता से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे तो हमें सरकार के आश्वासन पर भरोसा है कि उचित कार्रवाई अवश्य की जाएगी, फिर भी उसकी प्रतीक्षा अधीर किए हुए है। यह भी सही है कि ऐसे विषय अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उनके संदर्भ में आवश्यक सावधानी भी बरतनी ही चाहिए। और हर मोर्चे पर आप देखिए भारत ये काम करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में देख लीजिए जो अटैक किया। इस समय समाज में सबसे अधिक मंथन इसी पहलू पर जारी है कि भारत को कब, क्या और कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। तार्किक दृष्टिकोण तो यही कहता है कि पाकिस्तान पर निरंतर प्रयासों से बहुस्तरीय शिकंजा कसा जाए, उसे सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर आघात दिए जाए और पाकिस्तान के जिस क्रूर और क्रूप चेहरे से हम हमेशा से परिचित रहे हैं, वह हाल के वर्षों में पूरे विश्व के समक्ष भी बेनकाब हो गया। लंबे समय से कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान के लोग तो शांति चाहते हैं, परंतु सेना के संरक्षण में सक्रिय डीप स्टेट ने आतंकवाद को एक राजनीति के रूप में अपनाया हुआ है। ऐसी स्थितियों में हमारी सैन्य कार्रवाई में उस डीप स्टेट को ही आप देखिए निशाना बनाना होगा। अपनी संभावित कार्रवाई में भारत आतंकियों के शिविर नष्ट करने से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी लक्ष्य बनाए। और आप देखिए पाकिस्तान में गरीब और कट्टरपंथ की पैठ को देखते हुआ वहां पे प्रशिक्षित आतंकियों का कभी अकाल नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें अपने देश को आहत करने वाले आतंकियों को निपटाने रहने के साथ ही उन्हें पोषित करने वाली पाकिस्तानी सेना को भी अपनी कार्रवाई के दायरे में लाना होगा। जब दूसरे देशों को आघात पहुंचाने वालों को खुद मानवीय क्षति उठानी पड़ेगी तो यह उनके युद्धोन्माद से निपटने में एक कारगर निवारक साबित होगा। ऐसे अभियान निसंदेह अत्यंत दुष्कर होते हैं और उनसे एक व्यापक युद्ध छिड़ने का जोखिम भी बना रहता है। इसके बावजूद समय की मांग है कि एक प्रभावी एवं अपेक्षित कार्रवाई की जाए। दशकों से हम जनसंहार के अपराधियों के प्रत्यर्पण के निरर्थक प्रयासों में लगे हैं। उपयुक्त यही होगा कि आतंक के इन आकाओं को उन्हें शरण देने वाले देशों में ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निशाना बनाया जाए। कई परिस्थितियों में धारणा भी विशेष महत्व रखती है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई में हम न केवल जीतें बल्कि जीतते हुए देखें भी। निसंदेह हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सशक्त होना चाहिए। भले ही अभी पूरा ध्यान जवाबी हमले पर है, किंतु इसी दौरान हमें उन आंतरिक कमियों का भी विश्लेषण करना होगा जो इस हमले में से उजागर हुई है, जो हमारी गलतियां रही हैं, हमारी वजह से आप देखते हैं परेशानी जो हुई, उन्हीं की बात हो रही है। यानी कि दूसरे को आप देखिए कि उस पर बेशक आप देखिए आक्रमण करिए, जो भी करना है, लेकिन हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। हमें अपनी सीमाओं को अवैध बनाने, बाह्य आंतरिक खुफिया ढांचे को सुधारने के साथ ही आतंकियों को मिलने वाले किसी भी समर्थन पर भी अंकुश लगाना होगा। दशकों से हम पाकिस्तान की वास्तविक उजागर करने में लगे हुए हैं। वास्तविकता हमारे कूटनीतिक प्रयास सफल भी हुए हैं। जैसे पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के सहयोगी रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सरीखे देशों ने भी पहलगांव हमले की तत्काल निंदा की है। अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों ने न केवल हमले की वासना की है बल्कि भारत को से संतावना जताते हुए हर संभव समर्थन का आश्वासन भी दिया है। और फिर भी केवल इतना पर्याप्त नहीं है। हमारे प्रयास ऐसे हों कि पाकिस्तान को न केवल कूटनीतिक स्तर पर अकेला किया जाए बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाई जाए। क्या हम अपनी आर्थिकी एवं बाजार के आकार का लाभ पाकिस्तान को हानि पहुंचाने के लिए उठा सकते हैं?
और यह किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान के संरक्षक देश कौन है, किनकी मेहरबानी से उसे वित्तीय खैरात मिलती रही है और कौन उसे सैन्य उपकरण उपलब्ध कराते हैं। पहला नाम है अमेरिका का आता है, और कहते हैं अमेरिका बड़ा स्वार्थी है। आप देखेंगे एक समय हुआ करता था कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ इसका झुकाव हुआ करता था, आज भारत की तरफ आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यह इसमें आप देखेंगे पहला नाम अमेरिका का है। इस समय मोल भाव में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमें व्यापार से जुड़े करार में भले ही कुछ समझौते करने पड़े, उनसे खरीदारी बढ़ानी पड़े, हमारा आग्रह यही होना चाहिए कि इन सब के एवज में अमेरिका पाकिस्तान को वित्तीय मदद रोकने के साथ ही उससे सैन्य सहयोग बंद करे। और सीधी सी बात यह है कि हम आपके बोइंग विमान तभी खरीदेंगे जब आप हमारे दुश्मन को अपने F-16 बेचना बंद करेंगे। चीन भी पाकिस्तान की सदाबहार मददगार है। भारत के साथ उसका $100 अरब से अधिक का व्यापार देश है। अमेरिका के साथ टैरिफ बार के चलते अपने उत्पाद खपाने के लिए उसे नए बाजार की दरकार होगी। ऐसे में भारत चीन के साथ व्यापार बढ़ा सकता है, पर शर्त होनी चाहिए कि वह पाकिस्तान के साथ दूरी बनाए। और इसीलिए तो कह रहा हूं कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका या फिर आप देखिए चाइना। अब देखिए, अमेरिका को मैं इसलिए कह रहा हूं मतलीबी, क्योंकि एक समय पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुकाव था, किसका? अमेरिका का। लेकिन आज आप देखिए, चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के संभव नहीं है, इसलिए उसका झुकाव भारत की तरफ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो चुके हैं, तो हमारे पास आप देखते हैं कि खपाने के लिए सामान यानी कि उपभोक्ता वर्ग ज्यादा है, तो हर देश चाहेगा कि भारत से उसके अच्छे रिश्ते बने रहें, उसका हमें भी फायदा उठाना चाहिए। चूंकि खाड़ी के देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को विस्तार देने के पक्षधर हैं, इसलिए लगता नहीं है कि उन्हें हमारे बर्बाद और नाकाम पड़ोसी में कोई दिलचस्पी होगी। और आप देखेंगे कि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतनी तो हमारी उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे कोई क्यों ज्यादा बोल रहेगा। इसलिए आप देखते हैं कि संभव है कि ऐसे प्रयासों की कुछ आर्थिक कीमत हमें भी चुकानी पड़े, लेकिन वह हमारी क्षमता के दायरे से बाहर नहीं होगी। और जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर हैं, तो यह बोझ बहन कर ही सकते हैं। हमें विस्तृत नहीं करना चाहिए कि गरिमा और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती है, और इस लड़ाई में ना हम हिचक दिखा सकते हैं और ना ही नरमी। और इन समन्वित प्रयासों की स्वाभाविक परिणति पाकिस्तान का विखंडन ही दिखती है। आंतरिक दरारों और नस्लीय संघर्ष से जूझ रहा अस्थिर देश सबसे लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सकता है। और इसमें वो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान का अस्तित्व हमेशा सवालों में रहा है, और वह बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और कुछ स्वायत्त क्षेत्रों में बढ़ सकता है, और जिनमें से कोई भारत से आत्मीय रिश्ते चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना और घिनौने डीप स्टेट का दायरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर तक सिकुड़ सकता है। एक विकसित भारत और खंडित पाकिस्तान हमारी बड़ी आकांक्षाओं में है। भले ही किसी देश का विखंडन सोचने में कुछ नकारात्मक भाव हो, किंतु यह उन मानवीय भाव की अभिव्यक्ति की है जो नैसर्गिक न्याय को लेकर संतुष्टि का अनुभव कराती है। यह सभी पीड़ितों, उनके स्वजनों और नागरिक समाज को समर्पित है। जय हिंद। ये आप देखिए किसके द्वारा लिखा गया आर्टिकल? तरुण गुप्त के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए आप लोग। लोकतंत्र को विफल करने वाला आचरण, और हम ऐसा कहते नहीं अगाते कि वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र था जहां सभी फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते थे। सचमुच वैशाली में 2500 साल पहले ऐसा ही होता था। इसी कारण हम यह भी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। वैशाली को भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। वैशाली ने जो तौर तरीके अपनाए वह काफी कुछ बाद में दुनिया के लोकतांत्रिक देशों ने अपनाए, जैसे शासक का चुनाव जनता की ओर से किया जाना और समस्याओं के समाधान के लिए सभा समितियों का गठन करना। वैशाली के गौरवशाली अतीत पर गर्व किया जाना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर कम ही चर्चा होती है कि वैशाली गणराज्य का पतन क्यों हुआ। पतन इसलिए हुआ क्योंकि समय के साथ हर समस्या पर अंतहीन बहस होती है, कहीं कोई सहमति नहीं बनती, और सहमति के अभाव में समस्याओं का समाधान भी नहीं होता है। और स्थिति आप देखते हैं कि यह आ गई है कि वैशाली के सुरक्षा उपायों पर भी केवल बहस ही होती है। एक तरह से लोकतंत्र की अति हो गई है, असहमतियां कलह में बदल गई, और नौबत यह आ गई कि वैशाली का समाज और उसका सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ गया है, और अवसर देखकर मगध नरेश ने उस पर आक्रमण कर दिया और वैशाली को छिन्न भिन्न कर दिया। वैशाली से भागे कुछ लोग भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने सारा किस्सा बयान किया, और कुपित हुए उन्होंने कहा कि वैशाली की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसी कारण भारत ने जब अपना पहला
परमाणु परीक्षण किया तो उसका कोड नाम दिया बुद्ध मुस्कुराए। और अब जरा देखें कि आज के भारतीय गणतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। और पहलगांव की भीषण आतंकी घटना के बाद जब पाकिस्तान से तनाव चरम पर है और उसके चलते नागरिक सुरक्षा अभ्यास होने जा रहा है, तब पंजाब हरियाणा की सरकारें पानी के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रही हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने जिन माओवादियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा था, उसके खिलाफ जारी सुरक्षा बलों की अभियान को रोकने की अपील की जा रही है। जिस बफ कानून पर सुनवाई 15 मई के लिए टाल दी गई, उसके खिलाफ कुछ विधानसभा इस आशय के फालतू प्रस्ताव पारित कर रही हैं कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगी। और ऐसे ही प्रस्ताव कृषि कानूनों के खिलाफ भी पारित किए गए थे और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी। जब इन दोनों कानूनों का अराजक तरीका से विरोध करने वाले रास्ता रोककर बैठ गए थे, तब ना सरकार ने कुछ किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। भले ही सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर स्थानादेश देते रह गया, लेकिन उसने किसी कानूनों की समीक्षा किए बिना उसके अमल पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट को वर्षों पुराने मामलों को सुनने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन वह कुछ मामलों को तुरंत हाथ में ले लेता है। वक्फ कानून इधर संसद से पारित हुआ, उधर सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई के लिए बैठ गया। आम सहमति की आवश्यकता हर समय होती है, लेकिन सबसे अधिक होती है संकट के समय। पहलगांव हमले के बाद राजनीतिक आम सहमति न केवल कायम होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए। और यह कैसे दिखाई जा रही है, इसका एक आप देखते हैं कि उदाहरण कांग्रेस के एक नेता की ओर से राफेल विमान को नींबू मिर्च लेकर उड़ाना है। और पहले राष्ट्रीय महत्व के हर मसले पर आम सहमति देखने को मिलती थी, क्योंकि राजनीतिक मतभेदों का मतलब शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं होते हैं। अब ऐसा ही है, और यह शत्रु भाव केवल डिजिटल संसार में ही नहीं, समाज में भी झलकता है। हाल के इतिहास में केवल 2 बार राजनीतिक सहमति देखने को मिली है। एक बार आप देखिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून बनाते समय, और दूसरी बार जीएसटी कानून के वक्त। न्यायिक नियुक्ति वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया और जीएसटी को कांग्रेस ने गब्बर सिंह टैक्स नाम दे दिया। इसके बाद में किसी भी मसले पर राजनीतिक सहमति के दर्शन दुर्लभ हुए हैं। और जो दल आप देखते हैं कि इन दिनों संविधान की पितियां लहरा रहे हैं, वे इसी संविधान में उल्लेखित समान नागरिक संहिता का नाम सुनते ही बिदक जा रहे हैं। जो कांग्रेस लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराती रही, वह यह रट लगाए है कि अब ऐसा कराना असंवैधानिक होगा। राजनीतिक दल कैसे अपना रूप और रंग बदलते हैं, इसका उदाहरण ईवीएम और आधार है। जिस ईवीएम को कांग्रेस ने अपनाया, वह उसके खिलाफ अभियान छेड़ रही है। और आपको एक और यहां दिलचस्प अपनी तरफ से बात बता दूं, बीजेपी एक समय ईवीएम के बड़े खिलाफ थी। देश भर में उसने रैलियां निकाली थी, उसके नेताओं ने आप देखते हैं कि क्या किताबें लिखी थी उसके खिलाफ। आज वो देखिए सपोर्ट करती है। वो तो मैं कह रहा हूं ना, सब राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 होती हैं। जब आधार अमल में लाया जा रहा था तो भाजपा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, लेकिन अब जब देख लीजिए, अब जब वह उसका आधिकारिक उपयोग करना चाहती है तो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। आधार से स्मार्ट हो गया कि अनगिनत बांग्लादेशी बंगाल के जरिए आधार हासिल कर देश भर में बसते जा रहे हैं। और इन अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने, उन्हें निकालने पर सबसे अधिक आपत्ति उन ममता बनर्जी को है जिन्होंने एक समय बंगाल में उनकी घुसपैठ को लेकर लोकसभा में आसमान सिर पर उठा लिया था। ऐसी हरकतें लोकतंत्र को विफलता की ओर ले जाती हैं और शायद वैसे ही हालात पैदा करती हैं जैसे वैशाली में पैदा हो गए थे और जिनके नतीजे में उसका पतन हुआ। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। मन की शुद्धि, देख रहे हैं भैया, मन की शुद्धि ही जरूरी है। जीवन में सुख की खोज हर व्यक्ति करता है, लेकिन सुख का स्रोत कहाँ है यह समझने में वह प्रया भटक जाता है। और इसी क्रम में एक साधक जंगल में एक संत के पास पहुंचा है। उसका एकमात्र लक्ष्य था सच्चे सुख की अनुभूति प्राप्त करना। उसने संत से कहा, महाराज मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मुझे सदा के लिए सुखी बनाए। संत ने संयमित मुस्कान के साथ कहा, पहले नहीं नदी से मेरे लिए स्वच्छ पानी लाओ। और साधक उत्साह ने से एक मटका लेकर नदी गया और पानी भर लाया। जब संत ने मटके को देखकर कहा, यह पानी गंदा है, फिर उसे लाओ। साधक ने फिर कोशिश की, मगर हर बार संत ने पानी को गंदा बताकर लौटा दिया। कई बार असफल होने के बाद साधक थक गया और बोला, महाराज नदी का पानी ही ऐसा है, मैं क्या करूं। संत ने शांति से उत्तर दिया, तुमने मटके के अंदर देखा, उसे स्वच्छ किया, गंदगी नदी में नहीं मटके में है, इस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। यह सुनकर साधक को बोध हुआ, उसकी प्रज्ञा जागृत हुई। संत ने समझाया, सुख को नियंत्रण देकर
भुलाया नहीं जा सकता है। सुख नदी की तरह बहती निर्मल धारा है, किसी भी वस्तु में सुख मिल सकता है। जब तक मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकार है, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। और इसके लिए हमारे अपने मन का घट स्वच्छ होना, घाट एक तरह से घट स्वच्छ होना चाहिए। और सुख की बाहरी खोज बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आत्मशुद्धि में निहित है। मन को विकारों से मुक्त करना एवं लक्ष्य निर्धारित कर लेना सच्चे सुख का आधार है। ध्यान, सत्संग, सकारात्मक चिंतन, आत्मनिरीक्षण इस शुद्धि के प्रभावी उपाय हैं। जब मन शुद्ध होता है तो सुख स्वयं प्रकट होता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा स्वयं हृदय में निवास करते हैं। यह चित्त की वह अवस्था है जिसे प्राप्त करके ही अनुभूत किया जा सकता है, तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, देख रहे हो। ये आरक्षण की विसंगतियां, आरक्षण को लेकर भी हमारे देश में खूब बवाल होता रहता है। और इस पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो बड़ा न्यूट्रल होकर सोच समझ के बोला करिएगा। जातिगत जनगणना कराने की घोषणा के बाद अनेक मांगों के साथ आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत जताए जाने के बीच सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है कि आरक्षण व्यवस्था रेलवे के डिब्बे जैसी हो गई है। जो लोग रेल के डिब्बे में बैठ जाते हैं वे नहीं चाहते हैं कि उसमें अन्य लोग प्रवेश करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए की है, लेकिन उसने ऐसा कहकर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित कर दिया है। जैसे यही सही है कि आरक्षण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गए वर्गों के उत्थान का एक उपाय है, वैसे ही यह भी उसकी व्यवस्था खामियों से ग्रस्त है। इसके चलते आरक्षित वर्गों की अपेक्षाकृत कुछ सामर्थ्य जातियां आरक्षण का अधिकतम लाभ उठाने में समर्थ हैं। यह स्थिति SC/ST आरक्षण में भी देखने को मिलती है और OBC आरक्षण में भी। इसका एक कारण यह भी है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले राजनीतिक दलों के नेता जब सत्ता में आए तो उन्होंने अपनी जाति वालों पर विशेष कृपा दृष्टि रखी। और आरक्षण की आप देखते हैं कि आरक्षण की आप देखिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे आरक्षित वर्गों की जो भी जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से सबसे पीछे रह गई उन्हें उसका लाभ सबसे अधिक भी मिले। और पहले भी दावे चाहे जो भी हों, अभी ऐसा नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि OBC समुदाय की कई जातियां फिर आप खुद को आप देखते हैं कि SC/ST घोषित करने की मांग करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि OBC वर्ग में रहते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना कठिन है। और आरक्षण व्यवस्था में कैसे रेल के डिब्बे सरीखे हो गए हैं। और इसका संकेत तब मिला है जब सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण को उचित ठहराया था। और इस फैसले का विरोध उन नेताओं ने सबसे अधिक किया जो स्वयं को सामाजिक न्याय का सिपाही कहते नहीं थकते हैं। वे आरक्षण में उपवर्गीकरण का विरोध इसलिए कर रहे थे ताकि प्रगति की दौड़ में सबसे पीछे रह गए लोग प्राथमिकता के आधार पर अपने हिस्से का लाभ ना उठा सकें, उनका वोट बैंक एकजुट रहे। और इसकी भी अनदेखी ना की जाए कि जब कभी OBC आरक्षण में उपवर्गीकरण की पहल की गई तो इसका भी विरोध हुआ और शायद इसी कारण इसी उद्देश्य के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी। जो भी हो, समय की मांग है कि जातीय जनगणना कराने के साथ ही ST/SC और OBC आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके और इससे ही सामाजिक न्याय के उद्देश्य को की सही तरह पूर्ति हो सकेगी। देखिए, अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी इसकी, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से व्यवस्थित और नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। अब बात होती है जाति आधारित जनगणना, यानी कि जातियों की संख्या की बात होती है, किसकी कितनी है। अवैध फैक्ट्रियां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी क्षेत्र में ब्रेड फैक्ट्री में आग से 2 लोगों की मौत और उसके एक दिन ही बाद कानपुर के चमनगंज में चमड़े का जूता चप्पल बनाने के कारखाने में आग से झुलसकर 5 लोगों की मौत की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण जरूर हैं, लेकिन इसमें यह चेतावनी भी निहित है कि नियमों को ताक पर रखने के इतने भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। किसी भी रियायती इलाके में यदि कोई फैक्ट्री चल रही है तो यह कई विभागों की समन्वित असफलता है। किसी भी व्यवसायिक गतिविधि के लिए श्रम विभाग, अग्निशमन विभाग के साथ ही नगर निगम और अन्य संबंधित प्राधिकारी संस्थाओं से भी आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती है। बिजली विभाग से वैध कनेक्शन भी लेना होता है। ऐसी स्थिति में इससे बड़ी उदासीनता और क्या हो सकती है कि आबादी वाले क्षेत्र में 5 मंजिल की बिल्डिंग में कारखाना चलता रहा और किसी विभाग के अधिकारी ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। और आप देखते हैं कि रियायती इलाकों में अवैध कारखाना चलाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र को लेकर उदासीन रहें या फिर निहित स्वार्थों में सब कुछ जानते हुए भी उसे अनदेखा
किया जाए। हर जिंदगी मूल्यवान है, इसलिए इन घटनाओं को देखते हुए आबादी वाले सभी क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे अवैध उद्योगों की पहचान की जाए ताकि वहां आसपास रह रहे लोगों सुरक्षित रहें। क्या रहें? सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट पर मंडराते संकट के बादल। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में 28 प्रकार के प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया जब पश्चिमी घाट की परिस्थिति लगातार मानवीय गतिविधियों से क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में यह प्रतिबंधित संवेदनशील परिस्थितिकीय क्षेत्रों के संरक्षण पर बल देती है। पश्चिमी घाट देश के सबसे अधिक पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इसका विस्तार 6 राज्यों 44 जिलों तक है। यह असंख्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और स्थानिक लोगों, पौधों और प्रणालियों का घर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। यह क्षेत्र 4-5 हजार पौधों, 500 से अधिक जीवों की प्रजातियों का आश्रय स्थल भी है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची के अनुसार पश्चिमी घाट में वैश्विक रूप से संकटग्रस्त कम से कम 325 प्रजातियां हैं। क्या? 325 प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। और इसकी आप देखते हैं कि इसकी घनी वनस्पति विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने में आप देखते हैं कि सहायक है। यह क्षेत्र एक प्राकृतिक कार्बन सिंक, क्या? कार्बन सिंक आप देखते हैं कि के रूप में कार्य करता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित करने में मदद मिलती है। पश्चिमी घाट की वर्षा चक्र को नियमित बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, पारंपरिक आजीविका में गिरावट, भूमि अतिक्रमण और खनन और आदिवासी समुदाय के विस्थापन जैसे कारकों ने इन क्षेत्रों को संकट में डाल दिया। और कृषि के विस्तार और विकास संबंधी गतिविधियों के कारण पश्चिमी घाट के ऊपर संकट के बादल आप देखते हैं कि मंडरा रहे हैं। 1.5 दशक पहले आप देखेंगे, पहले केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल गार्डगिल समिति ने यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी कि विकास से जुड़ी गतिविधियां पर्यावरण और आप देखते हैं कि समुदाय दोनों के अनुकूल हो। पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पश्चिमी घाट की संपूर्ण पहाड़ी श्रृंखला को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया था। साथ ही इसके उच्च प्राथमिक वाले संवेदनशील क्षेत्रों में सभी विकासात्मक गतिविधियां जैसे खनन हो गया, ताप विद्युत संयंत्र, नए बांधों के निर्माण आदि को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की। और पश्चिमी घाट के संरक्षण की आवश्यकता केवल जैव विविधता को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की रक्षा का भी प्रश्न है। यदि हम इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी की गरिमा को बचाने में असफल होते हैं तो आने वाली पीढ़ियों से उनके स्वच्छ और सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण के अधिकार को छीन लेंगे। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं बताइए अपना। ये आप देखिए टिप्पणी आ रही थी। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। डिजिटल तंत्र से वंचित समाज की सुध। आजकल आप देखिए जहां बातें हो रही हैं डिजिटल ही तो हो रही हैं। तो आप लोग भी एक सामान्य जानकारी रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रीलिम्स में भी, मुख्य परीक्षा में, निबंध पर आ जाएगा लिखने। मौजूदा विश्व में डिजिटल तौर पर संपर्क विहीन व्यक्ति को इस रूप में देखा जा सकता है मानो उसका कोई वजूद ही नहीं। यह मामला सिर्फ तकनीकी दक्षता का नहीं है, बल्कि एक मानवीय और समावेशी समाज के प्रतीक का भी। इस नजरिए से देखें तो दुनिया के 5.5 अरब से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हम तकनीकी रूप से समर्थ मान सकते हैं। मैं एक दिन अभी कहीं गया हुआ था, तो जो लोग पढ़े नहीं है बिल्कुल आप देखेंगे, जिनके पास मोबाइल में स्मार्टफोन आ गया, और आजकल आप देखिए फेसबुक के अकाउंट बनाना बड़ा आसान रहता है। इसके लिए दुनिया का कोई बैंक अकाउंट से आसान होता है ये अकाउंट खोलना। तो मुझसे पूछ रहे कि वो भैया आप उस पर फेसबुक पे है ना? तो मैंने बोला फेसबुक के बारे में जानते हो? हाँ बोले। फिर बोले कि वो फेसबुक पे हमसे जोड़ लीजिए हमें। तो आप समझ सकते हैं यह आंकड़ा वैश्विक आबादी के करीब 68% तक ठहरता है। इसमें से 5.24 अरब लोग इंटरनेट मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया की 64% आबादी है। इस संदर्भ में भारत को देखें तो वर्ष 2024 में यहाँ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 87 करोड़ रही है। और इसमें आप देखिए प्रतिवर्ष 8% की बढ़ोतरी हो रही है। और इस आधार पर 2025 के अंत तक देश में 90 करोड़ लोग इंटरनेट का सक्रिय इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इससे बाहर की आबादी
या फिर कहें कि उन लोगों की स्थिति क्या है जो कतीफे कारणों से डिजिटल तंत्र में तेजी से बढ़ते देश के बहिष्कृत के समाज में गिने जा सक रहे हैं। अगर हम भारत की आबादी 1.40 अरब माने तो अभी भी 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिजिटल तौर पर शेष देश से कटे हुए हैं। इनमें भी उन लोगों की स्थिति और भी विकट है जो किसी शारीरिक विकृति या अक्षमता के कारण डिजिटल साधनों के इस्तेमाल में आप देखते हैं कि पीछे छूट जाते हैं। और गहरी और डिजिटल खाई, वैसे तो डिजिटल डिवाइड कहते हुए इस समस्या को वर्षों पहले निरूपित किया जा चुका है। कुछ वजहों के चलते महिलाएं और समाज का एक बड़ा तबका उस डिजिटल उन्नति का फायदा उठाने में नाकाम रहा और जिसके बिना आज एक कदम भी चलना मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन इसके एक असाधारण पहलू की तरह हाल में तब नजर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक सार्थक डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। यह निर्णय एक एसिड अटैक सर्वाइवर और एक दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा दायर याचिकाओं के मामले में आया और जिनमें दोनों ने यह मुद्दा उठाया था कि देश में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल तंत्र में तमाम योजनाएं सेवाएं ऐसी हैं जिनमें बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी आप देखते हैं कि प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ वे इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि चेहरे के घाव, चोटों के निशान और दृष्टिविहीन होने के कारण इसमें अपना पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं। चूंकि ऐसे लोगों की डिजिटल पहचान अंकित नहीं हो पाती है या फिर डिजिटल पहचान की जांच में ये लोग नाकाम रहते हैं, इसलिए बैंकिंग, ई गवर्नेंस और सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं तक इनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है और इस प्रकार इन लोगों के साथ सतत डिजिटल भेदभाव बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि याचिकाकर्ताओं में से एक ऐसे सर्वाइवर की आंखें नहीं झपकती जबकि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से नेत्रहीन है। इस वजह से इन लोगों का बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है। नेत्रहीन याचिकाकर्ता ने तर्क दिए थे कि केवाईसी प्रक्रिया के दौरान सेल्फी लिए जाने, लिखित हस्ताक्षर करने, शीघ्रता से ओटीपी पढ़ने और उसी सही स्थान पर भरने जैसी अड़चनें दिव्यांगजनों के प्रति भेदभावपूर्ण है। जबकि एसिड अटैक सर्वाइवर ने दावा किया कि केवाईसी की प्रक्रिया में कैमरे में देखकर पलकें झपकाने का नियम भेदभावपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि एसिड हमले में उनकी पलकें जल गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन तकनीकी बाध्यताओं का हवाला देते हुए केवाईसी के नियमों में बदलाव की मांग की थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि सभी को गरिमा के साथ जीने और आजीविका कमाने के अधिकार की रोशनी में देखा है। सरकार की जिम्मेदारी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, आरबीआई और सभी संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी को केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसिड हमले में जिनका चेहरा और आंखें प्रभावित हुई हैं उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग मानना होगा, इसलिए केवाईसी प्रक्रिया की दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने की बात है तो उस दायरे में ये प्रभावित लोग भी आएंगे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि यह दायित्व सरकार का है, वह समाज के हाशिए पर पड़े हैं वंचित, कमजोर, दिव्यांग, ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत वर्गों को एक समावेशी डिजिटल तंत्र प्रदान करें। और अगर ध्यान से देखें तो हमें पाएंगे कि बैंकिंग ही नहीं बल्कि राशन, चिकित्सा और शिक्षा समेत हर किस्म की सुविधाओं और सेवाएं किसी न किसी रूप में डिजिटल पहचान के स्रोतों से जुड़ गई और इनमें कोई भी व्यक्ति तभी अपना नाम जोड़ पाता है और इन सेवाओं और सुविधाओं का लाभ ले पाता है जब वह इनसे संबंधित केवाईसी की कोई प्रक्रिया संपन्न कर लेता है। लेकिन यदि कोई शख्स किसी शारीरिक खामी, चोट अथवा विकृति के कारण यह प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाता तो वह लगभग सभी सेवाओं और सुविधाओं से वंचित हो जाता है। केवाईसी की इस प्रक्रिया को सर्वोच्च अदालत ने अनुच्छेद 21 के संदर्भ में दोषपूर्ण माना और सरकार, आरबीआई समेत सभी नियामक एजेंसियों को इनमें बदलाव के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला देश की डिजिटल यात्रा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मोड़ की तरह आया और जिसमें आप देखते हैं कि जिसमें नागरिकों की डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के स्तर पर लाकर सरकार को ऐसा भविष्य बनाने के लिए बाध्य किया गया जो तकनीकी रूप से उन्नत होते ही हुए भी समावेशी, मानवीय और न्यायपूर्ण है। 2015 में देश में डिजिटल इंडिया की मुहिम शुरू होने के 10 साल बाद आया यह निर्णय डिजिटल फर्स्ट कहलाने वाली दुनिया में शासन, प्रशासन, नागरिक पहचान, मानवीय गरिमा को नए सिरे से परिभाषित करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना प्रासंगिक है कि हर स्तर पर डिजिटल खाई को भरना अब केवल नीतिगत मसला नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक जरूरत बन गई है ताकि प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन, स्वायत्ता और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी करने का अवसर मिल सके।
और आप देखते हैं कि कोई तकनीक खुद को ही कोई भेदभाव नहीं करती है, इसलिए उसे अपनाए जाने की बाध्यताओं को खत्म करना चाहिए और इस तरह के उपाय किए जाने चाहिए कि वह सभी को समान रूप से उपलब्ध हो सके। डिजिटल पिछड़ापन दूर करने के निर्देश। इस निर्णय का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसमें नागरिकों की डिजिटल पहचान करने वाले सरकारी निजी संगठनों जैसे प्राइवेट बैंड पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि यह सुनिश्चित करना उनका काम है कि कोई भी नागरिक किसी शारीरिक त्रुटि, विकृति अथवा दिव्यांगता के कारण डिजिटल रूप से कहीं से भी पिछड़ न जाए। कुल मिलाकर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बनाने वाला यह निर्णय आम लोगों को डिजिटल सेवाओं के करीब ही नहीं ले जाता, बल्कि उन्हें जीवन के समान अवसर भी उपलब्ध करवाता है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि यह फैसला देश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने का भी काम करेगा। इससे देश के सभी नागरिकों को डिजिटल तंत्र में एक समान मौके मिलेंगे। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं? आम जनता तक पहुंचे डिजिटल क्रांति का लाभ। अभी भी हमारे देश और समाज में कई ऐसी चीजें हैं जो डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं, जैसे तकनीक की सही जानकारी ना होना और भाषा की बाध्यता। यही नहीं, अधिकांश ग्रामीण बुजुर्गों और अशिक्षितों को डिजिटल उपायों और साधनों का समुचित ज्ञान नहीं है। इस कारण वे इस क्रांति का फायदा उठाना तो दूर, इसके फर्जीवाड़े के शिकार हो जाते हैं। अनपढ़ लोगों को अंगूठी की छाप के जरिए केवाईसी से जोड़ने के निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने अवश्य दिए, लेकिन कई अन्य पारंपरिक उपायों की जरूरत अभी भी है, जैसे कि कागज आधारित पारंपरिक पुष्टिकरण की व्यवस्था और वीडियो आधारित केवाईसी की वह प्रक्रिया जिसमें पलकें झपकाना अनिवार्य नहीं हो। भाषाई समस्या के समाधान के लिए अनुवाद तथा ऑडियो को केवाईसी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जबकि नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि आधारित प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि अतीत के कई अन्य अदालती फैसले ऐसे हैं जिन्होंने नागरिकों के लिए डिजिटल अधिकारों की राह प्रशस्त की है। उदाहरण के लिए फरीहिमा सेरीन आर के बनाम केरल राज्य 2019 वाले मामले में केवल हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी थी। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि अगर छात्रों को हॉस्टल में इंटरनेट की सहूलियत नहीं दी जाती तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन होगा। इसके बाद अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अनुच्छेद 19(1) के तहत इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है। साथ ही अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नेत्रहीनों और एसिड सर्वाइवर्स के डिजिटल अधिकारों को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है। इससे देश का डिजिटल भविष्य सुदृढ़ होते हुए प्रतीत हो रहा है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि कितना क्या होता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझा करिएगा, समझे? आस्था की यात्रा जो आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। ये सामाजिक परिवर्तन की राजनीति, जो आपको लगता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, बात कर चुके होते हैं। कई ऐसे टॉपिक रहते हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं रहते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें भी अगर आपको पढ़ना है तो कोई परेशानी नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसकी पीडीएफ मैं इसीलिए डाल देता हूं कि आप लोगों को लगे कि नहीं ये पढ़ लेना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की राजनीति, ये शिक्षा से लेकर ये आप देखेंगे गरीबों को आर्थिक मदद और अनाज वितरण तक की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी विस्तृत वर्ग की जनगणना की जरूरत है। तो वही जाति आधारित जनगणना की बातें आजकल खूब हो रही है ना, तो उसी को लेकर ये सब बातें की जा रही हैं। तो आप देखिए, चुनावी विमर्श देश के मन में मिजाज को भी जाहिर करता है। भारतीय राजनीति के जिन जानकारों को बीते एक दशक में आए देश में सियासी बदलाव को लेकर यह लग रहा था कि सामाजिक तर्क के साथ चुनावी जीत हार के दिन अब लद गए, उनके आगे अब अपनी समझ के नए सिरे से पैमाइश करने की चुनौती खड़ी हो गई है। दिलचस्प है कि जिस दिन केंद्र सरकार ने जातिवार जनगणना को लेकर हामी भरी, उसकी अगली सुबह बिहार की राजनीति पटना की सड़कों पर हर तरफ एक विज्ञापन लोगों का ध्यान खींच रहा था। विज्ञापन पूरी तरह से सियासी मंशा से जारी किया गया था। इसका संदेश था कि बिहार जो पहले सोचता था, देश उस पर बाद में अमल करता। और दरअसल जातिवाद जनगणना का तर्क और आधार सामाजिक अस्मिता और बदलाव की राजनीति से जुड़ा है। इस लिहाज से बिहार की राजनीति के 2 दशक खास अहम है। इस खासियत के एक छोर पर जहां बालिका शिक्षा है, वहीं दूसरी छोर पर लोकतंत्र में महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने के प्रयास हैं। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 2006 है। इस साल पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। इसी वर्ष नीतीश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है। और इसी तरह वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। 2013 से बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मंडल कमीशन के दौर और उसके बाद की देश की राजनीति में यह हस्तक्षेप तारीखी अहमियत रखता है। बात करें जातिवाद जनगणना की तो इसकी पृष्ठभूमि में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पारित सर्वदलीय प्रस्ताव राज्य के सभी दलों का नेतृत्व इस मांग के साथ प्रधानमंत्री से भी मिला था। और अब यह मांग जब केंद्र सरकार मान रही है तो यह बिहार की राजनीति के नैतिक और सामाजिक तर्कों और सरोकारों पर राष्ट्रीय रजामंदी है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार में जातीय सर्वे का कार्य न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि इस आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर भी विधानमंडल सहमत हुआ। यह अलग बात है कि यह कवायद संवैधानिक प्रावधानों की सीमा और अदालती फैसलों के कारण बीच में ही रुक गया। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश में जातिवाद जनगणना के आप देखते हैं कि फैसले के राजनीतिक निहिता तो फलित जो भी हो, यह देश की राजनीति के जमीनी आधार को भी तो निश्चित रूप से मजबूत करेगा। इस संदर्भ में इस बात को खास तौर पर समझने की जरूरत है कि जनसंख्या में बदलाव एक जैविक घटना होने के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधारों को प्रभावित करती है। शिक्षा से लेकर गरीबों को आर्थिक मदद और अनाज वितरण तक की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी विस्तृत और वर्गीकृत जनगणना की दरकार है। इससे देश के गरीब और वंचित वर्गों तक बुनियादी सहूलियतें पहुंचाने में तो मदद मिलेगी। सरकारी सेवाओं में आरक्षण को लेकर भी तार्किक व्यवस्था और नीति बनाने में मदद मिलेगी। यह नहीं कि इससे विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या भी सुनिश्चित होगी, जो स्वाभाविक तौर पर देश में आगे कई बड़े नीतिगत फैसले का जमीनी आधार बनेगी। वैसे भी मौजूदा वक्त भारतीय राजनीति में सामाजिक मुद्दों की केंद्रीयता पर बात करने के लिए खासा मुफीद है। वक्त की इस सुई की टिक टिक कानों में तब तक बढ़ती है जब तक कि हम देखते हैं कि बीते वर्ष चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला भारत सरकार ने किया। ये फैसले अपवाद इसलिए नहीं ठहराए जा सकते हैं क्योंकि इससे पहले 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर उनके जन्म दिवस को संविधान निर्माण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी सरकार ने लिया। संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर साहब की बात हो रही है। देश के पहले कानून मंत्री अशोक मेहता, मीनू मसानी, मधु लेमे, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर सद यादव तक किसी की पैदाइश बिहार की नहीं रही, पर बिहार की जनता ने सामाजिक आंदोलन के इन दिग्गजों को संसद तक पहुंचाया। और यह इस राज्य की राजनीति या फिर लोकतांत्रिक समझ की एक ऐसी मिसाल है जो आज इस प्रदेश की पहचान से जुड़े कई पूर्वाग्रहों को न सिर्फ खंडित करती है बल्कि एक नई बोध दृष्टि से उसे देखने की दरकार भी पेश करती है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया अभिव्यक्ति के डिजिटल दौर में बिहार की राजनीतिक विरासत और विलक्षणता पर चर्चा ना के बराबर है। बताइए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और देखिए बिहार की अगर हम लोग बात करें ना तो ये है बिहार, अभी हाल ही में चुनाव ही होने वाले हैं, विधानसभा के आने वाले हैं। पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आप देखेंगे कि आर एन मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। यहाँ ये मेरा एक सवाल है, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इसके बारे में बताइए आप लोग। और एक बात, ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। ये संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोगों का कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।